ओके स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग विथ अ टॉपिक दैट इज डिफ्रैक्शन और ये आपका वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है डिफ्रैक्शन। सबसे पहली चीज़ ये है कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, पहले तो वो चीज़ देखेंगे। सपोज़ ये आपका एक रूम है और मान लीजिए इसके बगल में एक और भी रूम है। सपोज़ ये एक डोर है, यहाँ पे एक और रूम है और मान लीजिए आपने एक यहाँ पे एक म्यूज़िक सिस्टम रख दिया। तो यहाँ पे आपने एक म्यूज़िक सिस्टम है एंड यू आर हेयर, यू आर एक्चुअली हेयर। तो बेसिकली आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि म्यूज़िक अगर दूसरे रूम में भी चल रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ आवाज़ आपको मिल जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब यहाँ से एक साउंड वेव यहाँ से निकलती है तो बेसिकली एक कॉर्नर पे बैंड होते हुए आपके पास पहुँचती है। तो ये जो बेंडिंग है साउंड वेव की अराउंड दिस कॉर्नर, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो ये तो मैंने अभी साउंड वेव की बात की है कि साउंड वेव में किस तरह से डिफ्रैक्शन हो रहा है कि अगर किसी दूसरे रूम में कोई सिस्टम रखा हुआ है और आप किसी दूसरे रूम में हैं तो बेसिकली जो साउंड वेव है इट इज़ रीचिंग टू यू बाय बेंडिंग अराउंड अ कॉर्नर। तो दैट पर्टिकुलर फिनोमिना इज बेसिकली कॉल्ड डिफ्रैक्शन। वैसी ही डिफ्रैक्शन पैटर्न लाइट वेव के साथ भी ऑब्जर्व होती है। तो उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर वेव्स का। तो मान लीजिए आपके पास कुछ वाटर वेव्स हैं, एक बहुत ही काम रिवर है और इससे वाटर वेव्स बेसिकली मूव कर रही हैं और सपोज यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल रख दिया आपने, यू हैव प्लेस्ड एन ऑब्स्टिकल्स हियर। तो ये एक ऑब्स्टिकल अगर आपने रखा है तो क्या होगी, जब ये वाटर वेव्स इस ऑब्स्टिकल पे इंसिडेंट होगी तो ये इसके कॉर्नर से बैंड हो जाती है। तो जो ये कॉर्नर से बैंड हो रही है ये जो वाटर वेव्स, इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इस टाइम पे जो मैंने साइज लिया है ऑब्स्टेकल का, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिस साइज इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इस साइज को बड़ा कर देता हूँ तो जो आपको यहाँ पे बेंडिंग हो रही है ये बेंडिंग इतनी ऑब्जर्व नहीं होगी। बेंडिंग तो होगी आपकी पर ये इतनी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पर्टिकुलर डिफ्रैक्शन हो रहा है, जो ये बैंडिंग ऑफ द जो ये लाइट जो ये वाटर वेव्स है ये कॉर्नर के अलोंग जो बैंड हो रही है ये तभी ऑब्जर्व हो सकती है जब ऑब्स्टिकल का साइज जो है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल हो। तो डिफ्रैक्शन जो है सबसे पहली चीज़ है कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, तो दिस इज एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ कॉर्नर। तो किसी भी लाइट की अगर जो बेंडिंग हो रही है अराउंड अ कॉर्नर, दैट इज पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि जो आपका ऑब्स्टिकल होगा, जो ये आपका ऑब्स्टिकल है, सपोज दिस ऑब्स्टिकल इज ऑफ साइज ए, मान लीजिए साइज इस ऑब्स्टिकल की ए है, तो ये जो ऑब्स्टिकल है इट इज कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका मतलब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये तभी ऑब्जर्व होगा जब आपका जो ऑब्स्टिकल होगा वो कंपैरेबल टू द क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, तभी आपका बेसिकली वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब देखिए डिफ्रैक्शन जो है, जो आपका सीबीएसई का जो सिलेबस है और ये आईएससी का सिलेबस है, उसमें एक्चुअल में डिफ्रैक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, तो एक होता है आपका फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और जो दूसरा डिफ्रैक्शन होता है दैट इज फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन देखिए अगर देखा जाए तो जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन ही सिलेबस में है,
फ्रेजनल डिफ्रैक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ्रेजनल और फ्राउनहोफर में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे सपोज अगर मान लीजिए जो आपका इसका डिफ्रैक्शन का सेटअप है उसमें 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आपका सोर्स, कोई लाइट सोर्स होगा, और जैसा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो जो लाइट सोर्स होनी चाहिए उस पर एक कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन ये होगी कि जो लाइट होगा वो आपका कोहेरेंट होगा, और दूसरी चीज़ जो लाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। तो ये 2 कंडीशंस हैं जो लाइट सोर्स के साथ होनी चाहिए, और ये कंडीशंस प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व होती हैं वो होती हैं लेज़र लाइट के लिए। तो इसलिए हम फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में वी आर गोइंग टू टेक अ सोर्स दैट इज लेज़र। उसके बाद एक डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट होगा, मान लो ये आपका डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है, तो दिस इज योर डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपका स्क्रीन। इसको मैं समेशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका स्क्रीन। तो 3 चीज़ें डिफ्रैक्शन का जो सेटअप है उसमें एक लाइट सोर्स लेनी है मुझे, दूसरी मुझे डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट लेनी है, और मान लीजिए इस डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट की जो विड्थ है वो आपकी a है, और मान लीजिए तीसरी जो चीज़ लेनी है वो लेनी है हमें स्क्रीन। तो स्क्रीन पे वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो ऑब्जर्व होगा आपका कि किस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। फ्रेस्नेल जो डिफ्रैक्शन है उसमें क्या है कि जो सोर्स है, जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है और जो स्क्रीन है, दे आर केप्ट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें कहाँ पे रखी रहती हैं, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। उसकी एक वजह है कि हमें ये चाहिए कि जो सोर्स से वेव निकल रही है, तो जैसे मान लीजिए ये चीज़ आपको वेव ऑप्टिक्स में पहले बताई जाती हैं कि जो आपका लाइट सोर्स होती है उससे जो वेव्स निकलती हैं वो क्या होती हैं, स्फेरिकल फॉर्म में होती हैं। ये एक स्फेरिकल फॉर्म में वेव निकलती हैं। लेकिन क्या है कि दोनों ही पैटर्न में, फ्रेस्नेल हो या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हो, जो आपकी वेव्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्लेन वेव होनी चाहिए। तो आपको मैं जस्ट बता दूं कि अगर स्फेरिकल वेव बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो वो क्या बन जाएगी, एक प्लेन वेव बन जाएगी। तो वी कैन कंसिडर दैट स्फेरिकल वेव एज अ प्लेन वेव। इसलिए सोर्स, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट और स्क्रीन, दे आर केप्ट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब फ्राउनहोफर में क्या होगा, फ्राउनहोफर में हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे लेंस यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे हम एक लेंस यूज़ कर देते हैं, और इस लेंस पे के फोकस पे, इस लेंस के जो फोकस है इस पे हम इस सोर्स को रख देते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से स्फेरिकल वेव्स निकलेंगी तो आपको पता है कि व्हेन अ सोर्स इज केप्ट एट द फोकस ऑफ अ लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज गोइंग टू बी क्या होगा, पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही फोकस से ये सोर्स स्फेरिकल वेव्स निकलेंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएंगी, प्लेन वेव्स हो जाएंगी। अब देखिए जब ये प्लेन वेव्स होंगी तो क्या होगा, ये जो प्लेन वेव्स है दे आर गोइंग टू इंसिडेंट ऑन दिस डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। तो क्या होते हैं, ये जितने भी छोटे छोटे आपको इसमें पॉइंट्स बन जा रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं। अब देखिए सेकेंडरी सोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हाइजेंस प्रिंसिपल में बताया गया है, पर मैं जस्ट आपको बता दूं कि सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्राइमरी सोर्स है और उस प्राइमरी सोर्स से मान लीजिए कि वेव कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एंड इफ इट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, तो क्या होता है कि वो जो सरफेस होती हैं वो क्या बन जाती हैं, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाती हैं, और इस सेकेंडरी सोर्स से भी जो वेव्स निकलेंगी वो क्या होंगी, स्फेरिकल फॉर्म में होंगी। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी लगाना है कि जब ये प्लेन वेव्स है, जब ये इंसिडेंट होगी डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट पे, तो इसके जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स के जो बीच बीच वाले पॉइंट्स हैं दे आर गोइंग टू बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स, और इससे जो सेकेंडरी सोर्स है इससे आपकी अलग अलग वेव जनरेट होगी। आपको जैसे दिख रहा है यहाँ बहुत सारी स्फेरिकल वेव्स मिलेंगी, और इन सारी स्फेरिकल वेव का जो सुपर पोजिशन होगा वो स्क्रीन पे होगा, और उस सुपर पोजिशन को ही, जो सुपर पोजिशन होगा अगर स्क्रीन पे,
तो वी आर गोइंग टू हैव अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन दिस स्क्रीन। तो सबसे पहली चीज़ है कि फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन में वी हैव केप्ट वन लेंस बिटवीन द सोर्स एंड सेकेंडरी दिस इज डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट टू मेक द वेव एज अ प्लेन वेव। अब जब ये प्लेन वेव इस डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट पे इंसिडेंट हो रही है तो ये जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स के बीच वाले पॉइंट्स हैं दे आर गोइंग टू बिकम अ सेकेंडरी सोर्स, और इससे सेकेंडरी सोर्स से अलग अलग स्फेरिकल वेव्स निकल रही हैं। इन सारे स्फेरिकल वेव्स का सुपर पोजिशन होगा स्क्रीन पे और आपको एक डिफ्रैक्टिंग पैटर्न मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिमिलर टू द इंटरफेरेंस पैटर्न जो कि आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, उसी टाइप का पैटर्न होता है, लेकिन इसके पैटर्न में थोड़ा सा फर्क होता है। तो वो हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए क्या है कि ये तो हमें पता चल गया कि इस तरह से आपका एक डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा जो कि आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्व होगा। तो मैं पहले थोड़ा इंटरफेरेंस के बारे में बता दूं आपको। इंटरफेरेंस में अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो इंटरफेरेंस में आपको एक सेंट्रल मैक्सिमा मिलती है जिसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। तो एक सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगी आपको, उसके बाद आपको कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, फिर आपको एक वाइट फ्रिंज फिर से मिलेगी। तो ऐसे कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो मिलती हैं तो वो फ्रिंजेस आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटरफेरेंस में मिलेंगी। वैसे ही पैटर्न आपको यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी ऑब्जर्व होगा। मतलब सेंट्रली यू आर गोइंग टू गेट अ मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा का मतलब ये है कि आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो सपोज आपको एक यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिल गई और उसके बाद कंसेक्यूटिवली आपको क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो मान लीजिए आपको एक डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे मिल गई, फिर आपको एक डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे मिल गई, वैसे ही फिर से एक ब्राइट फ्रिंज आपको यहाँ मिलेगी, फिर यहाँ पे भी आपको एक नीचे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर इसके बाद कंसेक्यूटिवली आपको फिर से क्या मिलेगी, एक डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको कंसेक्यूटिवली ब्राइट डार्क फ्रिंजेस पैटर्न ऑब्जर्व होंगी। पर इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। तो क्योंकि जो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो क्यों ऑब्जर्व हुआ है, बिकॉज जो प्लेन वेव है जब वो इंसिडेंट हुई है डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट में तो वो उसके कॉर्नर से बैंड हो गई है और उस बैंडिंग के वजह से उसका सुपर पोजिशन हुआ है स्क्रीन पे और उसके वजह से आपको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला है। कंसेक्यूटिवली ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आपको मिली है। अब देखिए क्या है कि हमें इसमें जो आपको पढ़ना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि what is the condition of bright, what is the condition of dark, we are going to see that। तो जैसे मान लीजिए अब हम ये कंडीशंस देखते हैं कि कब आपको ब्राइट और कब आपको डार्क मिलेगी। तो जैसे आप सोचिए कि ये आपकी स्क्रीन है और सपोज मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और मान लीजिए इस पर्टिकुलर, अब मैं थोड़ा विड्थ इसको बढ़ा दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ऑब्जर्व हो पाए स्क्रीन पे। तो ये मत सोचिए कि ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, क्योंकि डिफ्रैक्शन की जो सबसे मेन कंडीशन है वो यही है कि जो ये इसकी साइज़ होनी चाहिए वो वेवलेंथ के कंपेयर में होनी चाहिए। मतलब वेवलेंथ के अगर मान लीजिए आप कोई वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, तो जो साइज़ होनी चाहिए वो माइक्रोमीटर की रेंज में होनी चाहिए। तो जो साइज ऑफ डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट होगा, माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर के कंपैरिजन में इसकी विड्थ होनी चाहिए, तभी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व एनी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ये आपकी साइज ए है इस साइज। तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन को, वैसे तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखे हैं बुक में, पर जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप इस पर्टिकुलर जो ये विड्थ है, स्लिट है, इस स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए ये a/2 है और ये आपका a/2 है। तो सपोज ये पॉइंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज C। तो क्या होगी कि यहाँ से आपकी, ठीक है, तो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब इस वाले वीडियो में जो ये सेकेंड पार्ट है उसमें हम ये देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है डार्क फ्रिंजेस की और क्या कंडीशन होती है ब्राइट फ्रिंजेस की। तो जैसे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डिफ्रैक्शन में भी हमें उसी टाइप का पैटर्न मिलेगा जैसा कि इंटरफेरेंस पैटर्न में मिलता है,
कि वी आर गोइंग टू गेट अ कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस एंड कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो सपोज मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे C, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो C पॉइंट है जो लाइज कर रहा है ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे क्या बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक वेव ले रहा हूँ जो कि अपर हाफ से आ रहा है और दूसरी वेव ले रहा हूँ जो लोअर हाफ से आ रही है। तो जैसा आपको दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो इस पर्टिकुलर बेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। इसका मतलब जो भी वेव आएगी इधर पे, दे हैव पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 0। तो अगर पार्ट डिफरेंस 0 होगा तो आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस अगर 0 है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पार्ट डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स द पोजीशन ऑफ C विल बी अ ब्राइट फ्रिंज। मतलब C पे आपको क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। तो दिस विल बी अ ब्राइट फ्रिंज। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है, सपोज मैं इसी स्क्रीन पे एक पॉइंट ले रहा हूं, दैट पॉइंट इज C1। अब देखिए क्या है कि अलग अलग बुक में अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, और मैं ये मान रहा हूं कि जो C1 है दिस इज द लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो दिस इज अ लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो क्या होगा भाई, डार्क फ्रिंजेस कैसे बन रही हैं C1 पे। मान लीजिए यहाँ पे जितनी भी लाइट आ रही हैं वो सब एक दूसरे से इंटरफेयर कर रही हैं, और इंटरफेयर करके बेसिकली क्या हो रहा है, वो सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, और कैंसिल आउट होकर आपको जो C1 है वहाँ पे कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिल रही है, इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इस स्लिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। मान लीजिए ये A/2 है एंड दिस इज ऑल्सो A/2। तो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन दैट एट C1 यू आर गोइंग टू गेट अ डार्क फ्रिंजेस। मान लीजिए एक वेव यहां से निकल रही है और उसके ठीक A/2 नीचे की जो वेव होगी वो इसको कैंसिल आउट कर देगी। मतलब वो सुपर इम्पोज होगी और वो उसको क्या करेगी, कैंसिल आउट कर देगी। अगर सपोज आपने यहां पे एक वेव ली है तो उसके ठीक A/2 नीचे की जो वेव होगी वो उसको कैंसिल आउट कर देगी। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि जो C1 है वहां पे डार्क फ्रिंजेस कैसे बन रही है कि यू हैव डिवाइडेड दिस फ्रिंज you have divided this slit into 2 parts, A/2 and A/2। तो जो A/2 अपर हाफ वाला जो वेव है वो लोअर हाफ वाले वेव उसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस वजह से आपको जो वेव मिलेगी वहाँ पे वो क्या मिलेगी, एक यू आर गोइंग टू गेट अ डार्क फ्रिंजेस। तो अब वी आर गोइंग टू हैव अ कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो वेव यहाँ से निकल रही है और जो ठीक A/2 नीचे की वेव है, ये A/2 नीचे की वेव है, और मान लीजिए ये जो लाइन है, ये जो सेंट्रल लाइन है, मान लीजिए उससे वो एंगल थीटा बना रही है। तो अगर मैं मान लीजिए इस चीज़ को थोड़ा और इलेबरेटली देखूं कि ये 2 वेव्स जा रही हैं और ये आपका थीटा है एंड दिस इज A/2। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ मैं, इस टाइप से मैंने किया है। ये परपेंडिकुलर है, ये आपकी A/2 है, ये आपकी थीटा है, ये आपका डेल्टा एक्स है, पार्ट डिफरेंस। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है A/2 इंटू साइन थीटा। इसका मतलब अगर C1 पे डार्क फ्रिंज बन रही है तो जो 2 वेव्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जो A/2 डिस्टेंस पे हैं उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या है, A/2 साइन थीटा है। अब देखिए इंटरफेरेंस में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, कंडीशन होती है डार्क फ्रिंज की, दैट इज 2 1 n+1/2 n+12 इंटू लैम्डा। ये कंडीशन होती है आपकी डार्क फ्रिंजेस की, और ब्राइट फ्रिंजेस की जो कंडीशन होती है वो होती है n इंटू लैम्डा।
तो जैसे आपको दिख रहा है कि अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो λ/2 आएगा। मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस पैटर्न, दैट इज सेम इन डिफ्रैक्शन ऑल्सो। तो इसका मतलब C1 पे अगर डार्क फ्रिंज बन रही है एंड C1 इज द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो a/2 थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस λ/2 होगा। यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट λ/2। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो a इक्वल्स टू आ रहा है प्लस माइनस लैम्डा अपॉन क्या आ रहा है, दैट इज सॉरी वी आर हैव द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए यहाँ पे आप एक काम करिए, अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, तो आप साइन थीटा की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ से a थीटा इक्वल्स टू जो आएगा वो प्लस माइनस लैम्डा आएगा, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस λ/a। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, याद रखना है आपको। अब देखिए आप एक जर्नल देखें कि थीटा की वैल्यू प्लस माइनस λ/a पे आपको फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी। अगर मैं सेकेंड डार्क फ्रिंज की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है, a/2 साइन थीटा की जगह पे आपको सेकेंड लोकेशन रखनी है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको सेकेंड लोकेशन मिलेगी। तो उस टाइम पे जो सेकेंड डार्क फ्रिंज आएगी वो आएगी प्लस माइनस 2 λ/a। तो अगर आप एक जनरल कंडीशन लें डार्क फ्रिंज की तो वो होती है प्लस माइनस n λ/a। तो ये पोजीशन होती है आपकी डार्क फ्रिंज की। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अब उसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि क्या क्या लोकेशंस होंगी। तो जैसे अगर सोचिए ये जो C वाला पॉइंट है, यहाँ तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। उसके बाद आपको फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी जो कि लोकेशन होगी आपकी λ/a, ये आपकी D1 है। उसके बाद आपको सेकंड मिलेगी दैट इज 2 λ/a। वैसे अगर आप लोअर हाफ ऑफ द स्क्रीन पे आएंगे तो ये वाली जो पोजीशन होगी वो माइनस λ/a होगी, ये वाली पोजीशन जो होगी वो माइनस 2 λ/a होगी। ये आपकी दिस इज ऑल्सो D1 एंड दिस इज ऑल्सो D2। तो ये जो आपकी मैंने चीज़ बताई है, दिस इज द कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस कि आपको इस पर्टिकुलर लोकेशंस पे फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क फ्रिंजेस, if you are going to put the value of n equals to 3 you are going to get the position of third dark fringes। तो ये आपकी लोकेशंस जो मैंने आपको ड्रॉ की हैं स्क्रीन पे, ये आपकी लोकेशंस हैं डार्क फ्रिंजेस की। अब जैसे सपोज वी आर मूविंग टू द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कि ब्राइट फ्रिंजेस कैसे मिलेंगी। तो यहाँ पे कोई ऐसी एज सच कंडीशन डिफ्रैक्शन में होती नहीं है। हमें ये पता है कि दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज होती है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 λ/a प्लस λ/a कितना होगा 3 λ/a, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इन दोनों की मिड पॉइंट पे आपको मिल जाएगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो वो क्या हो जाएगी 3 λ/2a। वैसे यहाँ पे भी आपको मिलेगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज दैट इज 3 λ/-3 λ/2a। वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी दैट इज 5 λ/2a। तो अगर मान लीजिए मैं इसको एक जनरल देखूं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज की जो लोकेशन है, एक तो आपका 0 ही है, थीटा की वैल्यू 0 पे आपको मिलेगा। दूसरा आपको थीटा की वैल्यू 3 λ प्लस माइनस 3 λ/2a पे मिलेगी, प्लस माइनस 5 λ/2a पे मिलेगी, प्लस माइनस 7 λ/2a पे मिलेगी। तो ये सारी की सारी जो लोकेशंस हैं, दीज आर द लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये आपको याद रखना है बोर्ड के एग्जाम में कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रेनहोफर। अब एक और चीज़ आती है जो बोर्ड में मेंशन है CBSE में, इंटेंसिटी वेरिएशन, कि क्या होगी इंटेंसिटी आपकी फ्रिंजेस की। तो जैसे मान लीजिए मैं डार्क फ्रिंज की लोकेशन यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। एक तो ये λ/a है, उसके बाद ये आपकी 2 λ/a है, ये आपकी माइनस λ/a है,
और ये आपकी -2 लैम्डा बाई ए। इन सब पे तो आपको इंटेंसिटी 0 मिलेगी बिकॉज दिस इज द लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ये D1 है, वैसे ये D1 और D2 हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, इस टाइप का। ये इंटेंसिटी वेरिएशन है। तो जैसा आपको दिख रहा है कि जो ये वाली पार्ट है ये आपकी सेंट्रल मैक्सिमा है, और जो ये वाली पार्ट है ये कौन सी है, ब्राइट फ्रिंजेस, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस है। तो अगर मान लीजिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी I0 लूँ तो इंटेंसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है। मतलब जो भी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा मिली थी उसकी बहुत कम इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट पे। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलती है वो I0 अपॉन 62.5 टाइम्स होती है। मतलब जो भी इंटेंसिटी आपको यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा पे मिल रही है उसकी 1 अपॉन 62.5 टाइम्स इंटेंसिटी जो मिलेगी आपको कहाँ मिलेगी, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज पे मिलेगी। इसका मतलब डिफ्रैक्शन जो पैटर्न होगा उसमें इंटेंसिटी का ड्रास्टिक वेरिएशन होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी। तो वो मैं अभी आपको एक बार और भी चीज़ें समझा दूंगा। दूसरी चीज़ है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो नेक्स्ट जो इसमें बोर्ड में पूछा जाता है वो है आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो जैसे तुम देखो यहाँ पे लैम्डा बाई ए है, ये भी लेंथ लैम्डा बाई ए है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा बाई ए, तो ये कितना आएगा, 2 लैम्डा बाई ए। तो ये तो विड्थ हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की। अगर मैं ब्राइट फर्स्ट बाकी जो मैक्सिमा है ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ देखूं तो देखिए आप यहाँ पे 2 लैम्डा बाई ए है, ये लैम्डा बाई ए माइनस कर दीजिए, 2 लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए, तो ये कितनी आ रही है, लैम्डा बाई ए। मतलब जो भी अदर ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी उनकी जो विड्थ होगी और जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होगी जो एकदम सेंट्रली यहाँ पे बन रही है उनकी जो विड्थ होगी, जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होगी, दैट विल बी द ट्वाइस द विड्थ ऑफ क्या होगा, फर्स्ट और कंसेक्यूटिव क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है फ्राउनहोफर का। और एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, थोड़ा सा विजुअल आपको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए इस स्क्रीन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरी स्क्रीन है, मान लीजिए ये वाला मेरा पॉइंट जो है ये C वाला पॉइंट है जहाँ पे सेंट्रल मिल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि इसकी जो विड्थ होती है ये ऐसे इतनी विड्थ होगी। ये आपको जो है ये आपको क्या मिलेगी, ये लैम्डा बाई ए है, ये माइनस लैम्डा बाई ए। ये पूरी आपकी जो ये मैंने स्ट्रिप एक विड्थ रखी है, ये विड्थ पूरी किसकी है, सेंट्रल मैक्सिमा की है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक डार्क फ्रिंज मिलेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे भी एक डार्क फ्रिंज मिलेगी। उसके बाद आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी पर उसकी जो विड्थ होगी वो बहुत कम होगी। ये आपकी ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट है, पर आपको दिख रहा है कि इसकी विड्थ और इसकी विड्थ में फर्क है। तो इसकी विड्थ है दैट इज डबल ऑफ द विड्थ, और इंटेंसिटी में भी बहुत ही ड्रास्टिकली कम आएगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दिखेगी पर यहाँ इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। वैसे ही उसके बाद आपको फिर से एक डार्क फ्रिंज मिलेगी, दिस इज द सेकेंड डार्क फ्रिंज, और इसके बाद ये भी एक ब्राइट होगी, फिर यहाँ पे आपको एक और डार्क मिलेगी। उसके बाद जो आपको ब्राइट मिलेगी उसकी विड्थ भी इसी के इक्वल होगी पर उसमें इंटेंसिटी इससे भी कम हो जाएगी। इसका मतलब स्क्रीन अगर आपने बहुत बड़ा ले लिया है तो बाद में आप ब्राइट फ्रिंज को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी कम इंटेंसिटी आएगी तो वो एक तरह की डार्क ही दिखने लग जाएगी। तो ये डिफरेंस है आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न में और इंटरफेरेंस में कि इसकी जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है वो डबल होती है, बाकी जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उनकी विड्थ लैम्डा बाई ए होती है, और इंटेंसिटी का ड्रास्टिकली डिफरेंस आता है सेंट्रल टू क्या होता है, ब्राइट। पर इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता है, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ब्राइट में लगभग सेम होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।